देश के ज्यादातर राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है और यही वजह है कि पूरे देश में आसमानी आफत जमकर बरस रही है। मौसम विभाग ने आज भी देश में ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश के साथ ही बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी भारी बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 6 दिन तक बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। अब पहाड़ से लेकर मैदान तक मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई है। कहीं जल भराव है तो कहीं पर बाढ़ जैसे हालात हैं, कहीं सैलाब की चपेट में गाड़ियां फंसी है तो कहीं घरों में पानी घुसा है। 8 तस्वीरें अलग अलग राज्यों की हैं और जहां आसमानी आफत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड का उत्तरकाशी हो, जम्मू का अखनूर हो, राजधानी दिल्ली हो या फिर हरियाणा का करनाल, असम का धुबरी हो, फिर गुजरात का कच्छ, बारिश ने हर किसी की मुश्किल बढ़ाई है। सबसे पहले खबर उत्तराखंड की है, जहां पर मानसून अपने साथ तबाही लेकर आई है। उत्तरकाशी के बाड़कोट में सिलाई बैंड इलाके में अचानक ही बादल फटा और बादल फटने के बाद पहाड़ का बड़ा हिस्सा पानी के साथ नीचे बहकर आ गया और इसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई। एक कंस्ट्रक्शन होटल भी आ गया। ये अंडर कंस्ट्रक्शन होटल था जहां पर मजदूर मौजूद थे। पहाड़ों से आया यह मलबा अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने के लिए आमादा था। इसकी चपेट में आने से करीब 17 मजदूर इसमें फंसे, जिसमें से 10 को बचा लिया गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उत्तरकाशी की तस्वीर है जहां पर बादल फटने के बाद मलबा नीचे आ गया और इस मलबे के साथ पत्थर, गाद, तमाम चीज़ें आई और इसने इसके सामने मौजूद एक अंडर कंस्ट्रक्शन होटल को पूरी तरह से तबाह कर दिया। उस वक्त करीब 17 मजदूर काम कर रहे थे इस अंडर कंस्ट्रक्शन होटल में। घटना के बाद एसडीआरएफ के साथ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। 10 मजदूरों को तो बचा लिया गया, लेकिन 7 मजदूरों की तलाश अभी भी जारी है। और फिलहाल जो वहाँ की तस्वीरें सामने आई है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा हादसा था। और फिलहाल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मलबा नज़र आ रहा है, चट्टानें नज़र आ रही हैं, पेड़ों के तने नज़र आ रहे हैं और अभी तक पानी बहता हुआ साफ आप देख सकते हैं। तो इतनी ऊंचाई से जब अचानक ही इतना पानी, साथ में गाद, मलबा, चट्टान नीचे आते हैं तेज़ भाव के साथ, तो उसके सामने कुछ भी टिकता नहीं है। बादल फटने के बाद सिलाई बैंड के पास सड़क पर भी मलबा आ गया। मलबे की वजह से बरकोट यमुनोत्री नेशनल हाईवे 94 को बंद करना पड़ा। प्रशासन और रेस्क्यू टीम अब हाईवे को साफ करने में लगी है ताकि जल्द से जल्द एक बार फिर से यहां पर ट्रैफिक को बहाल किया जा सके। उत्तरकाशी की इस घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया है। पूरे उत्तराखंड में आज प्रशासन ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में रेड अलर्ट है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की घटना को देखते हुए प्रशासन ने 24 घंटे के लिए 4 धाम यात्रा रोक दी है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने के लिए भी कहा है। चमोली में हो रही लगातार बारिश के चलते यहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और इसी के चलते सड़क पर भी पानी आ गया है। तो चमोली की तस्वीर देख सकते हैं आप, घनघोर वर्षा हो रही है और घनघोर वर्षा के चलते जो नदी का पानी है वो बढ़ गया है और साथ ही साथ यहाँ पर अब लोगों को परेशानी इस बात की हो रही है कि जो नदी का पानी अब सड़कों तक पहुँचने लगा है। 4 धाम की यात्रा पर गए लोगों को सावधानी बरतने के लिए प्रशासन की ओर से कहा गया है। और ये अलकनंदा नदी का आप देख सकते हैं इस वक्त रौद्र रूप है। तेज बहाव, उफान पर ये नदी है और नदी का पानी सड़कों तक पहुंच गया है और साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद जो आम जनजीवन है वो पूरी तरह से ठप हो चुका है। इस वक्त प्रशासन की ओर से खास तौर पे निर्देश दिया गया है जो 4 धाम यात्रा पे लोग गए हैं या सैलानी जो गए हैं वो ज़रूर सावधानी बरतें। चमोली में हो रही बारिश के चलते लोगों की गाड़ियां सड़कों पर फंस गई हैं। मलबे को हटाकर अब क्रेन की मदद से गाड़ियों को निकालने का काम किया जा रहा है, लेकिन लगातार बारिश होने की वजह से इस काम में भी दिक्कत आ रही है। यहां पर देखिए किस तरह से एक जो टैक्सी है उसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि जो पानी पहाड़ों से नीचे आया है उसके साथ काफी ज्यादा गाद और मलबा आया है, जिसके चलते जो सड़कों के ऊपर ये पूरा गाद और मलबा भर गया है और जो गाड़ियां मौजूद थी उनकी टायर फंस गई हैं। अब गाड़ियों को निकालने के लिए देखिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन लगभग ऐसे हालात कई इलाकों में ही इस वक्त नजर आ रहे हैं उत्तराखंड में, जहां लगातार बारिश हो रही है और कोशिश हो रही है प्रशासन की ओर से कि मलबा हटाया जाए और सड़कों को एक बार फिर से ट्रैफिक के लिए खोला जाए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की भी एक तस्वीर सामने आई है। बारिश के कहर की वजह से शहर का काफी बड़ा इलाका इस वक्त
चपेट में है बारिश के, और साथ ही देखिए कि किस तरह से पूरा मकान ही ढह गया है। घर में रखा सारा सामान मलबे में तब्दील हो गया है। रात की बात यह रही कि जिस वक्त ये घटना हुई है उस वक्त लोग घर से बाहर थे, जिसकी वजह से कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ये मकान पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और ठीक इसके नीचे देखिए एक नाला बह रहा है, और नाले में लगातार पानी बढ़ जाने की वजह से जो नींव है इस मकान की वो कमज़ोर हो गई, और नींव जैसी कमज़ोर हुई ये पूरा मकान भर कर नीचे गिर गया। और जो लोग इसमें रहते थे उस वक्त घर से बाहर थे, इसीलिए उनकी जान बची, नहीं तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा हादसा होता। और इसके साथ जो मकान है वो भी देखिए कि किस तरह से उस पर एक बड़ी दरार आ चुकी है, क्रैक आ चुका है, और वो मकान भी किसी वक्त गिर सकता है। अब प्रशासन की ओर से एहतियातन आसपास के मकानों की भी सुरक्षा को देखा जा रहा है। अब उत्तराखंड के बाद बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां पर मानसून की वजह से देश भर में जमकर जहां बारिश हो रही है, तो इससे अलग नहीं है हिमाचल प्रदेश। यहां पर भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी शिमला की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। राजधानी शिमला का ये बाईपास है, और बाईपास के पास अब नदी के अंदर जो पानी भरा है उसको देख कर समझ सकते हैं कि इस वक्त वहाँ कितनी बारिश हो रही है। दरअसल ये मौसमी नदी है, और अक्सर ये नदियाँ इतनी ज़्यादा पानी से लबालब भरी नहीं होती हैं, इसी वजह से यहाँ से सड़क भी गुजर रही है, कोई पुलिया नहीं है। लेकिन अचानक पानी आ जाने से और बारिश होने की वजह से ये बरसाती नाले में पानी भर गया है, और इसी की चपेट में आने से यहाँ पर गाड़ियाँ फंस गई हैं। तो पानी है भाई। और इस गाड़ी के अंदर जो लोग मौजूद थे किसी तरह से सांस रोके प्रार्थना कर रहे थे कि वो बच जाएं, और आखिरकार वहां पर प्रशासन के लोग पहुंचे और इस गाड़ी में फंसे लोगों को बचाया गया। तो पानी है भाई। और शिमला के बाद सोलन की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको पानी ही पानी नजर आएगा। सड़क, मकान, दुकान सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। पहाड़ों पर देर रात से हो रही तेज बारिश के चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है। चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से मलबा आने से ट्रैफिक जाम हो गया है। अब देखिए जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर ये पानी भर गया है, और ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे के पास की तस्वीर है। तो हिमाचल प्रदेश और साथ ही पंजाब से सटे हुए इलाकों में इस वक्त जो बारिश हुई है, तो पहाड़ों में बारिश हो रही है और मैदानी इलाकों में इसका असर देखने को मिला है। नदी नालों में पानी भर जाने की वजह से, जलस्तर बढ़ जाने की वजह से जो आसपास के रिहायशी इलाके हैं वो भी डूब गए हैं, और पूरा मलबा और कचरा इस वक्त लोगों के घरों के अंदर तक जा चुका है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। और हिमाचल प्रदेश में हो रही आफत की बारिश से हाहाकार मचा। हिमाचल प्रदेश में 20 जून को मानसून के आने के बाद से अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। और बारिश के कारण राज्य में 38 सड़कें बंद हैं। कुल्लू में 23, मंडी में 9, ऊना में 4, और लाहौल और स्पीति और सिरमौर जिले में भी एक एक सड़क बंद हुई है। स्थानीय मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मानसून से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में, और इस वक्त कई सड़कें हैं जो बंद पड़ी है। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम इस वक्त हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में तैनात हैं, और वो लोगों को बचाने के लिए लगातार काम कर रही है। लेकिन बारिश की वजह से लगातार देखा गया है कि जो एक काम किए जा रहे रेस्क्यू के, उसमें भी बाधा आ रही है। हिमाचल प्रदेश में 38 सड़कें बंद हैं, और 12 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट दिया है। मतलब बारिश होगी, और जो हेवी रेनफॉल है इसके चलते इस वक्त हिमाचल प्रदेश के कई इलाके चपेट में आ गए हैं, और करीब 38 सड़कें बंद हैं। हालांकि आप शिमला की तस्वीर भी देख रहे हैं, जहां पर सैलानी भी नजर आ रहे हैं, वो इस मौसम का लुत्फ तो उठा रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के दूसरे इलाकों में हालात ऐसे नहीं हैं। अब गर्मी से निजात पाने के लिए जो लोग मैदानी इलाकों से इस वक्त शिमला पहुंचे हैं, और ये राजधानी शिमला का आप देख रहे थे, जहां पर इस वक्त सैलानी मौजूद है, मौज मस्ती कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए कि जो एनडीआरएफ की टीम है वो भी तैनात है कि किसी भी अप्रिय घटना से अगर कोई घटना होती है तो ऐसे में ये पहुंचकर उन्हें लोगों को बचा सके, रेस्क्यू कर सकें। हिमाचल प्रदेश के बाद अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पर अखनूर की तस्वीर आई है, और अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा है। पहाड़ी
इलाकों में बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और तेज बहाव भी साफ नजर इसमें आ रहा है। तो चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन की ओर से जो लोग नदी के आसपास रहते हैं उन्हें सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जो आसपास के गांव है वहां पर भी इस वक्त रेस्क्यू टीम्स को अलर्ट पर रखा गया कि अगर ज्यादा पानी बढ़ता है और पानी अंदर घुसता है गांव के अंदर तो लोगों को बचाया जा सके। और पहाड़ों के बाद हम बात करेंगे मैदानी इलाकों की। असम के धुबरी की तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी के तट के कटाव के चलते एक मस्जिद डूब गई। मस्जिद के डूबने का वीडियो सामने आया है, जिसमें लोग मस्जिद के सामने खुले आसमान के नीचे नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अचानक 100 साल पुरानी मस्जिद नदी में समा जाती है। यह ऐतिहासिक धुबरी जिले के वहाब बाजार में मौजूद है और बारिश के चलते जो नींव है वो कमजोर हो जाती है, जिसके बाद ये मस्जिद पानी में समा गई। असम के बाद अब बात करते हैं चित्रकूट की, जहां पर भारी बारिश के बाद मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। चित्रकूट में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है और नदी समेत आसपास के इलाके में पानी का जलस्तर बढ़ने से दुकानें, मकान, मंदिर सब डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो मंदाकिनी नदी आप देख रहे हैं चित्रकूट की, और तेज बहाव के साथ यहां पर मंदाकिनी नदी बहती हुई नजर आ रही है और जलस्तर बढ़ जाने के चलते ही आसपास जो दुकानें थी, जो मकान थे, वो सब डूबे हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर भारत के साथ ही दक्षिण भारत के राज्यों में भी जमकर बारिश हो रही है। केरल में मानसून के चलते मूसलाधार बारिश लगातार होती जा रही है और केरल के कई हिस्सों में इस वक्त लोग परेशान हैं। समुद्र में भी लगातार ऊंची लहरें उठती हैं, चाहे कोचीन हो या फिर तिरुवनंतपुरम हो या दूसरे इलाके हो जो समुद्र के इलाके से सटे हुए हैं। इन इलाकों में बारिश के साथ जल भराव से लोग परेशान हैं। अब बात करते हैं कि देश भर में IMD यानी कि भारतीय मौसम विभाग ने क्या चेतावनी दी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड समेत पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भी तेज हवा के साथ जमकर बारिश होगी। मौसम विभाग ने 4 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। अब योगी ने एक बार फिर से कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। अखिलेश यादव कथावाचकों की जाति पूछकर यादवों को जोड़ना चाह रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के पास इसका प्लान बी है। यादव कथावाचकों की लड़ाई यूपी से बिहार तक चल रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूपी में यादव कथावाचकों की भरमार है, जो आपस में कहते हैं कि यूपी में यादवों को कथा कहने से रोका जाता है, भागवत सुनाने नहीं दिया जाता है, उनका बहिष्कार कर दिया जाता है। उन लोगों को जवाब देने के लिए आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। देखिए क्या है उत्तर प्रदेश में यादव कथावाचकों की सत्य कथा। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। नाम स्वामी अंकुल शास्त्री, काम कथा सुनाना, जाति यादव। एक कवि कहते हैं कि नजर बदल के देखो तो नजारे बदल जाएंगे, विचार बदल के देखो तो सितारे बदल जाएंगे। नाम स्वामी मंजेश शास्त्री, काम कथा सुनाना, जाति यादव। नदी बेतवा की घाटी में महासंग्राम हो रहा है। इधर कन्नौज में पद्मा सुख की नींद सो रही है। नाम स्वामी रविता शास्त्री, यादव कथावाचक। हमारे जाने काल की करम। स्वामी विशेष शास्त्री, यादव कथावाचक। इसका एक ही बेटा हो, वो भी चला जाए, उस माँ को दुनिया अंधेरी अंधेरी दिखाई देती है। स्वामी नीलम शास्त्री, यादव कथावाचक। स्वामी दुर्गेश शास्त्री, यादव कथावाचक।
कौन कहता है कि यादव कथा नहीं करते? खूब कथा सुनाते हैं। उनके नाम का पहला अक्षर भले ही स्वामी और आखिरी अक्षर शास्त्री हो, ये सभी यादव जाति के कथावाचक हैं। मथुरा से मैनपुरी तक यादव बेल्ट में ऐसे सैकड़ों कथावाचक हैं। हर जाति और मतांतर के लोग बड़े ध्यान से उनकी कथा सुनते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। स्वामी अंकुल शास्त्री नामी गिरामी कथावाचक हैं। जो लोग ये नैरेटिव फैला रहे हैं कि यादवों को कथा करने से रोका जा रहा है, उन्हें अनुकूल शास्त्री की बातों को गौर से सुनना चाहिए। ये उसी यादव जाति से आती हैं जिनकी कथाओं को लेकर इन दिनों महाभारत छिड़ी हुई है। इस जाति के नाम पर सनातन धर्म का बंटवारा मत करें, क्योंकि जब हमारा धर्म ही बढ़ जाएगा फिर हमारे पास रहा क्या है बताओ। तो इसलिए यादव ब्राह्मण अन्य जातियों को लेकर के ये जाति सूचक शब्दों पर बवाल ये सब ना करें। यादव जाति की कथावाचक अंकुल शास्त्री 18 साल से कथा सुना रही हैं। वो 100% ब्राह्मण आबादी वाले गांव से लेकर मिक्स आबादी वाले गांव में कथा सुनाती हैं। सातों स्वरों की शरण आपने सजाई है, रचना रचनाकारों की आपने रचाई है। देहात कस्बों के साथ साथ शहरों में भी कथा सुनाती हैं। कथा का आयोजन करने वाले कई बार उनकी जाति जरूर पूछते हैं, लेकिन जाति जानने के बाद किसी ने कथा करने से मना नहीं किया। कि आप किस जात से हैं, कोई पूछता है स्पेसिफिकली या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, पूछते हैं लोग, पूछते हैं। बोले ब्यास जी आप किस जाति से बिलोंग करते हैं? तो मैं यादव हूँ। तो जैसे कई बार ब्राह्मणों के भी फोन आते हैं तो वो हमसे पूछते हैं, बोले देवी जी आप किस जाति से हैं? बोले मैं यादव हूँ। तो वो हमसे यही कहते नहीं, मुझे यादव से कोई गिला नहीं है, कोई हमें उनसे सिकवा नहीं है। मैं तो सर्व जातीय से प्रेम करती हूँ और सर्व जाति मुझे प्रेम करती है। मैं एक कथावाचक हूँ और यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है जो मैं जाति भेदभाव करके मुझे यहाँ से जीतना, मुझे यहाँ से वोट प्राप्त करने, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि मुझे यहाँ सबसे प्रेम करना है, सबसे लगाव होना है। क्योंकि हमारे लिए चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, हमारे लिए तो हम सभी समान है। इस इलाके में तो हमें 10-15 ऐसे कथावाचक मिले जो यादव होते हुए कथा करते हैं और उनकी कथा अनवरत जारी है। तो क्या ये एक घटना पूरे समाज की तस्वीर खींच रही है या अपवाद है? अपवाद है, होना नहीं चाहिए। जो उन्होंने किया वो होना नहीं चाहिए। क्योंकि जातवाद पर जब हम आपस में ही, जैसे कि अभी एक घटना हुई थी पहलगांव में, वहां मुसलमानों ने उनको सिर्फ उनके धर्म को पूछ करके मारा था कि तुम किस धर्म से बिलोंग करते हो। उन्होंने कहा हिंदू हैं, तो उनको शूट कर दिया गया। लेकिन अब हम आपस में ही मिलकर के अब हम जातिवाद को लेकर के मारपीट कर रहे हैं कि आप यादव हो, आप कथा कहने की योग्य नहीं हो, आप शूद्र हो, आप व्यास मंच पर नहीं बैठ सकते हो। तो ये सब क्या है? पहले लोग मुस्लिम लोग हिंदुओं को उनके धर्म को पूछ के मार रहे हैं और यहाँ ब्राह्मण यादव जाति को पूछ के मार रहे हैं, तुम यादव हो। अंकुल यादव इन दिनों फिरोजाबाद में एक ब्राह्मण बाहुल्य गांव में कथा सुना रही हैं। हर जाति के लोग उनके पंडाल में आते हैं और कथावाचक का जैसा सम्मान होना चाहिए वैसा सम्मान उन्हें मिलता है। जैसे आप कहते हैं अंकुल शास्त्री, आपका असली नाम क्या है और अंकुल शास्त्री कब हो गई आप? जी, मेरा असली नाम ही अंकुल है। मेरा बचपन से ही नाम अंकुल है और मैं शास्त्री में 5th क्लास में पढ़ती जब से मेरा संगीत से लगाव हुआ और मैं 10th में आई तब से मैंने भागवत कहना शुरू किया। 2007 में मेरा हाई स्कूल हुआ और उसी सन से मैंने भागवत कहना स्टार्ट किया है। तो आप यादव समाज से आती हैं, कभी आपको इसकी जरूरत महसूस हुई कि आप यादव को छुपाएं? शास्त्री तो इसलिए कि आप कथा करती हैं इसलिए आपने लगाना शुरू कर दिया। जाति को लेकर कहीं कोई समस्या नहीं है। जैसा दादरपुर की घटना के बाद कहा गया कि मुकुटमणि और संत यादव का विरोध सिर्फ इसलिए किया गया कि वो यादव जाति के कथाकार हैं। मैं यादव हूँ तो हूँ और मैंने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि मैं ब्राह्मण क्यों नहीं हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ जो मैं यदुवंश में पैदा हुई हूँ, भगवान श्री कृष्ण के वंश में पैदा हुई हूँ। तो मैंने कभी अपनी जात को नहीं छुपाया। अंकुल शास्त्री हो या फिर यादव जाति के बाकी कथाकार, ज्यादातर भगवान कृष्ण की कथा सुनाते हैं। अगर आयोजकों की डिमांड भागवत कथा कहने की होती है तो उसे भी सुनाते हैं। राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो शिवन
वृंदावन को कथावाचक यादव हो या किसी और जाति का, जिसे कथा करने का ज्ञान है वो कहीं भी कथा सुना सकता है। किसी जाति के कथावाचक पर कोई रोक टोक और भेदभाव नहीं है। जो उन्होंने कृत्य किया है वो उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कथा कहने का, जब हम कथा भी किसकी कह रहे हैं, हम ये जिस कुल में हम जन्म लिए हैं और जिसकी कथा वो कहते हैं उन्हीं की कथा हम भी कह रहे हैं। यदुवंश में हम यदुवंशी हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के ही वंश की कथा कह रहे हैं। कुछ हम इधर उधर की बातें तो नहीं कर रहे हैं। हमें कृष्ण की ही कथा कहने का अधिकार है और केवल ब्राह्मणों को ही कथा कहने का अधिकार नहीं है। कथा तो कोई भी कह सकता है, भगवान की चर्चा तो कोई भी कह सकता है, ना कि ब्राह्मण। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ है और यहाँ स्वामी मंजेश शास्त्री की कथाएं खूब लोकप्रिय हैं। स्वामी मंजेश शास्त्री यादव जाति के कथावाचक हैं। अपने कथा पंडाल में वो ज्यादातर यदुवंशियों को ईष्ट भगवान कृष्ण की कथा सुनाते हैं। कभी कभी भक्ति के साथ फिल्मी धुनों की मिक्सिंग करके भक्तों को एंटरटेन भी करते हैं। इटावा में दादरपुर की घटना के बाद भी स्वामी मंजेश शास्त्री की कथाओं में खूब भीड़ जुट रही है। हर जाति के लोग कथा सुनने आ रहे हैं। ब्राह्मण का काम क्या है? मैं आज दिन तक कभी भी व्यास मंच से मैंने किसी भी जात के बारे में नहीं बोला, कभी भी, और बोलना ही नहीं चाहिए। भगवान ने ये जातियां थोड़ी बनाई है। ये जातियां तो गुण और कर्म के अनुसार बनी। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं। बड़ी ही शर्मनाक घटना है। अगर कोई बात थी, वो ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी जात छिपा ली। कोई बात नहीं, कानून किस लिए है भाई? हमारा संविधान किस लिए, बताइए? उनको अरेस्ट करवा देते। जन्म से सब सूत्र है, ये जातियां कर्म और गुण के हिसाब से। तो ऐसा कर नहीं करना चाहिए था। मैं बड़ी घोर निंदा करता हूं इसकी। यादव जाति के ज्यादातर कथाकार मैनपुरी, इटावा, एटा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, शिकोहाबाद, कानपुर के हैं। स्वामी नीलम शास्त्री भी शिकोहाबाद की हैं। वो यादव जाति की कथाकार हैं। उन्हें कथा कहते हुए 15 साल से ज्यादा हो गए। आरके स्टूडियो नाम से उनका अपना यूट्यूब चैनल है। यादव बेल्ट में उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उनके करीब 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। अपने यूट्यूब चैनल में नीलम शास्त्री खुलकर अपनी जाति का नाम लिखती हैं। उनका साफ कहना है कि अगर किसी को भागवत कथा का ज्ञान है तो जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने यादव में जन्म लिया तो हम यादव हैं। हमें कोई डर नहीं है, न कहने में कोई संकोच है कि हम यादव हैं। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम यादव हैं। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, अहीर मनुज न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। तुलसी को कभी वृक्ष नहीं समझना चाहिए, गाय को कभी पशु नहीं समझना चाहिए, अहीर को कभी मनुष्य नहीं समझना चाहिए। हम अगर यादव हैं तो हैं। जिसे ज्ञान होता है वो गद्दी पर बैठने का अधिकार होता है। इसलिए कभी किसी जाति का, कभी किसी मनुष्य का अपमान नहीं करना चाहिए। एक दो नहीं, 10 नहीं, सबके सब यादव कथाकार ही यही बात करते हैं। तो अखिलेश यादव क्या मुकुटमणि की कहानी को ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ा रहे थे? तो कुल मिलाकर यहाँ अंकुल शास्त्री जी कहती हैं कि जातिगत आधार पर कथा में ना भेदभाव होता है, ना कथा के निमंत्रण में भेदभाव होता है, और जो इटावा में घटना हुई वो एक अपवाद भर है। इस इलाके में जहां हम मौजूद हैं वो यादवों का गांव है, लेकिन वो लगातार ब्राह्मणों के गांव में भी कथा करती रही हैं। उन्हें कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि यदुवंश से होने के बावजूद
उनके शास्त्री लगाने पर किसी ने आपत्ति की हो, उनसे कथा सुनने में किसी ने आपत्ति की हो। 27 से पहले जाति की राजनीति को हवा देने के चक्कर में एक छोटी सी घटना पर आरएसएस और बीजेपी को कोस रहे थे। दूसरे राज्यों से लोगों को प्लांट करने का आरोप लगा रहे थे। दादरपुर जैसे एक गांव की घटना को तिल का ताड़ बनाकर पेश कर रहे थे। अखिलेश ने इटावा के कथाकांड को पटना तक पहुंचा दिया। अखिलेश के नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए योगी आदित्यनाथ अपनी पुरानी पिच पर लौट आए हैं। ग्राउंड पर एक्शन जारी है। कथावाचक पिटाई मामले में 4 आरोपी अंदर हो चुके हैं। 19 उपद्रवी भी दबोच लिए गए हैं। जांच में कोई भेदभाव ना हो, इसलिए झांसी पुलिस को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। योगी ने अपना आजमाया हुआ फॉर्मूला बटोगे तो कटोगे फिर दिया है। इस फॉर्मूले से योगी हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली का चुनाव जिता चुके हैं। लेकिन इस जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था और इन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह सत्यानाश करके रख दिया था। ये वही लोग हैं, आज भी ये लोग घूमते हैं, क्योंकि पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे। आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। क्या 27 में अखिलेश के जात पात के कार्ड पर बाबा का बटोगे तो कटोगे का कार्ड फिर भारी पड़ेगा?